हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर चलेंगे अब आगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है, उसको कर लेते हैं। भारत में लौह युग, आयरन एज इन इंडिया, ठीक है ना। देखो, लौह युग का मतलब है कि जब भारत में लोगों ने लोहे का उपयोग करना शुरू किया बड़े लेवल पर, उसको हम लोग लौह युग कहते हैं। ये संस्कृति भी अलग है लौह युग की। लौह युग प्रयोक्ता संस्कृतियां अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ, तीन धातुएं थी जिनका उपयोग हुआ। सबसे पहले तांबे का, फिर कांसे का, और सबसे बाद में लोहे का। ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने तांबे का उपयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आगे बढ़कर कांसे का यूज किया। तांबे में शायद टिन मिला के उन्होंने कांसा बनाया। और इसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तो फिर जो नए लोग, या नए युग की शुरुआत हुई, उस नए युग में लोहे का उपयोग हुआ काफी समय बाद। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद तो फिर से लोग तांबे का इस्तेमाल करने लगे थे, मतलब तांबे और कांसे दोनों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यह माना गया कि कुछ लोग जो बाहर से आए इस समय, लगभग 2000 या 1400 ईसा पूर्व, 2000 से 1400 ईसा पूर्व के बीच में, जिनको आर्यन ही कहा गया है, उन्होंने भारत में लोहे का उपयोग किया सबसे पहले। और इसके कुछ साक्ष्य हमें वैदिक साहित्य से मिल जाते हैं, वैदिक लिटरेचर से मिल जाते हैं। जैसे वेदों में तो, मतलब ऋग्वेद में तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लोहे के बारे में। अयस वर्ड जरूर उन्होंने यूज किया है, अयस। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनिषद में और अथर्ववेद में श्याम अयस शब्द का खूब उपयोग हुआ है। श्याम माने काले रंग का या ब्राउन रंग का, और अयस माने धातु, इसका मतलब लोहा। तो ये तय सिद्ध हो गया इस बात से कि जो लेटर वैदिक पीरियड में लोग थे, वो लोहे का उपयोग करने लगे थे, लोहे के बारे में उन्हें जानकारी थी, ठीक है ना। तो हम लोग यही पढ़ेंगे अब। देखो, ये माना गया कि सबसे पहले लोहे का उपयोग 2000 ईसा पूर्व में, आज का जो तुर्की है, तुर्की और कॉकेसस रीजन, यहां हुआ। इसे एशिया माइनर कहते हैं। तुर्की को हिस्ट्री में और जॉग हिस्ट्री में कहते हैं, जॉग हिस्ट्री में भी, ओल्ड टाइम में, पुराने समय में, तुर्की का और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे सीरिया वगैरह, उनको एशिया माइनर कहते थे। यहां एक जनजाति निवास करती थी कॉकेसस पर्वतमालाओं में, हिट्टी। इनको हिट्टाइट भी कहा गया, हित्ती भी कहते हैं। ये बड़े तकनीकी वाले लोग थे, बड़े बुद्धिमान थे। इन्होंने सबसे पहले लोहे का निर्माण किया। लोहे का उपयोग करने वाले यही लोग थे सबसे पहले पूरी दुनिया में। और इन्होंने लोहे का उपयोग करके खूब तरक्की की। अपने यहां कृषि को खूब विकसित कर लिया था। लेकिन बाद में, लेकिन ये लोग, इन लोगों ने लोहे की तकनीकी को, यानी लोहे को कैसे गलाया जाए, कैसे बनाया जाए, इसको बाहर नहीं जाने दिया। पर यह माना गया कि 1400 ईसा पूर्व तक जो कारीगर थे, वो एशिया माइनर से और एशिया के अन्य देशों की ओर बढ़े और ईरान पहुंच गए। क्योंकि ईरान से बॉर्डर मिलता है तुर्की का, अजरबैजान और आर्मीनिया के थ्रू। तो फाइनली ये नॉलेज ईरान में आई। और ईरान में उस समय हकामनी रूलर्स थे। ये लगभग 600 से 700 ईसा पूर्व की बात है, या 1000 ईसा पूर्व भी हो सकता है। उस समय ईरान में, यानी
1200 से 1000 ईसा पूर्व ईरान में लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। तो जब हकामनी रूलर्स ने इंडिया पर अटैक किया, जिनमें डेरियस या दारा प्रथम थे या उनके पिताजी, तब भारत में लोहे की जानकारी हुई। और ये वही था लेटर वैदिक पीरियड का समय, 700 से 800 ईसा पूर्व का, जब उत्तर वैदिक कालीन साहित्य लिखा जा रहा था। तो फिर उसमें खूब जिक्र मिलता है, जैसे काठक संहिता है अथर्ववेद में, श्यामयस का है ही, मैंने जैसा बताया आपको। एक किताब है काठक संहिता। काठक संहिता का मतलब है ये कर्मकारों की संहिता है। कर्मकार माने जो लोग चीजों को बनाने वाले होते थे, जैसे बढ़ई और बाकी लोहार सुनार, जो बना, लोहार तो नहीं, सुनार वगैरह, यानी जो कुछ चीजों को बनाते थे, उनका ये सबसे पुराना ग्रंथ है। तो इसको काठक संहिता कहा गया। इसमें सबसे पहले हल का जिक्र है, और ये हल लोहे की थी। लोहे के हल का जिक्र है। मतलब इसमें जिक्र यह है कि एक हल ऐसा है जो 24 बैलों से खींचा जाता है, और वो लोहे के द्वारा बना है या श्यामयस के द्वारा बना है। तो अथर्ववेद में और लेटर वैदिक पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया, जैसे कुछ उपनिषद्स और उपनिषद्स के बाद का कुछ साहित्य, उनमें लोहे का जिक्र है। इसका मतलब साफ हुआ कि आर्यंस को लोहे की जानकारी थी, जो उन्होंने, जिसके माध्यम से उन्होंने आगे फिर भारत में प्रसार किया। एक और इसमें बात है, सामने आती है कि जब लोहा इंडिया में आया, विशेष तौर पर आर्यन कल्चर लेटर वैदिक पीरियड में लोहे की सहायता से जंगलों को साफ किया गया, कृषि कर्म में तेजी देखी गई, और इसी वजह से फाइनली सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन हुई इंडिया में, और महाजनपदों का उदय हुआ। ये वही समय है बौद्ध काल और जैन काल के रूप में, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध का समय है। क्योंकि महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध के समय में एक क्रांति हो रही थी भारत में, बड़े शहरों का विकास हो रहा था उस समय। ये सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड था। फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम, और सेकेंड ये। इस सबके होने में और कृषि का एक इंपॉर्टेंट व्यवसाय के रूप में बदलने में लोहे का बड़ा योगदान था। इसीलिए ज्यादातर जैन धर्म में को मानने वाले लोग जो थे, या जैसे जैन जैन धर्म तो नहीं, बौद्ध धर्म को जैसे जो मानने वाले ज्यादातर लोग थे, वो फार्मर्स ही थे, किसान ही थे। क्योंकि बौद्ध धर्म ने इसीलिए अहिंसा की बात की, जैन धर्म ने इसीलिए अहिंसा की बात की, क्योंकि जीव जंतुओं की कमी हो गई, बैलों की कमी हो गई थी हलों को चलाने के लिए, जानवरों की बलि इतनी ज्यादा हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी, लोह युग ने ही भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन का जो पीरियड है, सेकंड नगरीय क्रांति, इसे शुरू किया। ठीक है। और इसने ही बड़े स्तर पर शहरीकरण की शुरुआत की भारत में, और इस शहरीकरण की शुरुआत के फलस्वरूप ही 16 महाजनपदों की उत्पत्ति होती है। 16 बड़े बड़े शहर अस्तित्व में आते हैं उत्तर भारत में। ठीक है ना? बात समझ में आई? हित्ती लोगों से हम लोगों ने सीखा, आर्यंस उसे यहां लेकर आए, ईरानियों ने भी उसे भारत तक पहुंचाया लोहे को, और फिर हमने उसका उपयोग करके बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया। इतना भर ही है। ये बात क्लियर है आपको, समझ में आ? लौह युग कल्चर को देख रहे थे, है ना? लोहे का उपयोग भारत में कब कब देखने को मिला, इसको हम लोग देख रहे थे। और हम लोगों ने ये देख लिया था कि ऋग्वेद में अयस का अयश शब्द का उपयोग मिलता है। अयस, तो अयस जो है वो अयस्क से ही संबंधित है, और इसका मतलब होता है धातु। तो इसका मतलब धातु शब्द की बात ऋग्वेद में होती है। लेकिन ये लोहा है, इस बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है। धातु लोहा ही है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है ना?
अब हम लोग आगे इसमें चलते हैं। देखो, लेटर वैदिक पीरियड में हमें ठीक ठाक जानकारी मिलती है इस बारे में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो साहित्य लिखा गया, विशेष तौर पर उपनिषद और कुछ दूसरी संहिताएं, उनमें श्याम अयस का जिक्र है। श्याम अयस माने काली धातु, तो लोहा ही है। जैसे अथर्ववेद में इसका खूब जिक्र मिलता है, काटक संहिता में मिलता है, और इसमें लोहे की फाल थी। ये बड़ी क्लियर बात है, तो लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो दो साक्ष्य मिल गए हमें वेदा से। बौद्ध ग्रंथ है एक सुत्त निपात। सुत्त निपात में भी लोहे के की जानकारी मिलती है इस ग्रंथ से भी। क्योंकि देखो, मैंने आपको पीछे भी बताया, अब फिर से, बौद्ध धर्म ने कृषि कर्म को बढ़ावा दिया था। इसीलिए बौद्ध धर्म में ज्यादातर लोग जो दीक्षित हुए वो किसान थे, सामान्य लोग थे समाज के। तो फिर ये कृषि के बारे में भी जानकारी देते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ। तो इसीलिए ग्रंथ है सुत्त निपात। इसमें लोहे के का जिक्र होता है। इसमें जिक्र होता है कि लोहे की फाल का उपयोग हुआ। लोहे की फाल से खेत की जुताई करके और फसल बोई गई। और ब्रैकेट में लिख लेना, जो ये सुत्त निपात लिखा गया, ये लगभग 500 BC के आसपास का है। तो इसका मतलब ये तय था कि कम से कम, मतलब अब इन सारे सारे जो एविडेंस है, इनको देखने से ये पता चलता है, एनालाइज करने से, कि लगभग 1000 BC के आसपास लोहे का उपयोग भारत में होने लगा था, क्योंकि ये लेटर वैदिक पीरियड का टाइम था। और दूसरा ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म के समय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय इसका उपयोग खूब बड़े पैमाने पर भारत में होता था लोहे का। और इसीलिए दूसरी नगरीय क्रांति, सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन जो हुई, वो लोहे की वजह से ही भारत में देखने को मिली। ठीक है, भगवान बुद्ध के समय। अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो, भारत में सबसे पुराने साक्ष्य लोहे के मिलते हैं अतरंजी खेड़ा से। दो जगह से मिलते हैं, एक तो एटा जिले में, ये अतरंजी खेड़ा है, और दूसरा हस्तिनापुर से मिलते हैं, मेरठ में। ये दो एरिया हैं जहां से सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं, 1000 BC के। ये उत्तर भारत में सबसे पहले लोहे के साक्ष्य भी हैं। दक्षिण भारत में सबसे पुराने मिलते हैं कर्नाटक से, लेकिन उत्तर भारत में ये दो ही जगहें हैं। और इसीलिए कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि लोहे के बल पर ही जो कौरव थे, उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की हस्तिनापुर में, कौरवों ने और पांचालों ने मिलके। तो बड़ा महाजनपद बना। तो ठीक है ना। और फिर इसी वजह से 16 महाजनपद बने, बड़े बड़े नगर बने महाजनपदों में। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसका कारण था लोहा ही, क्योंकि लोहे से एक तो खेती आसान हो गई, लोहे के उपकरणों से, टूल से, और दूसरे लोहे की सहायता से जंगलों को साफ किया गया, खेती की गई, आवागमन के साधन बनाए गए। तो लोहे ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन में। ठीक है ना। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको यहां तक। हम लोग आगे चलते हैं, अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो। देखो, जो लौह संस्कृतियां थीं, जिन्होंने लोहे का उपयोग करना शुरू किया था, उन्होंने अच्छा, ये आर्यंस को माना गया है। मतलब एक बात इसमें यह भी है, ठीक है ना, एक ये बात हो गई। अच्छा, दो बातें और भी हैं इसमें। एक बात तो ये है कि जो लौह प्रयोक्ता संस्कृतियां थीं, यानी वो लोग जिन्होंने लोहे का उपयोग किया, चाहे वो आर्यन थे चाहे वो जो भी थे,
उत्तर भारत में उन्होंने दो तरीके के बर्तन बनाए, यानी वो जो सिविलाइजेशन थी वो थोड़ी अपग्रेडेड सिविलाइजेशन थी। उन्होंने दो तरीके के बर्तनों को बनाया, या दो तरीके के बर्तन प्राप्त होते हैं। एक होते हैं पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं उन्हें, ये आर्यों से संबंधित है, पेंटेड ग्रेवेयर। एक तो ये ग्रे कलर के हैं, ऊपर से इनको पेंट किया गया है ठीक से। एक तो ये मिलते हैं, पेंट किया गया है, चित्र बनाए गए हैं, तो पेंटेड ग्रेवेयर इनको हम लोग कहते हैं। आर्यन कल्चर से संबंधित है ये, ध्यान रखना, ये पूछा गया एग्जाम में। अब ये ग्रे इसलिए है क्योंकि उत्तर भारत में, और विशेष तौर पर उत्तर भारत में भी, ये उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, जैसे पेंटेड ग्रेवेयर सबसे ज्यादा ये गंगा यमुना के दोआब में मिले, हस्तिनापुर के आसपास खूब मिले। यहाँ की मिट्टी जो है वो चिकनी मिट्टी टाइप की है, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल टाइप की है, तो फिर वो ग्रे कलर हो जाती है, पकने के बाद वो ग्रे हो जाती है, रेड नहीं होती। अगर नॉर्मल मिट्टी हो तो वो ग्रे होगी, रेड नहीं होगी। वो भूर वगैरह की मिट्टियां रेड हो जाती हैं, इसलिए वो लगाते हैं, कुम्हार जब बनाते हैं बर्तन तो वो उस मिट्टी का यूज करते हैं। खैर, तो एक बात तो ये है कि ये पेंटेड ग्रेवेयर यहाँ मिलते हैं, ये आर्यन कल्चर से संबंधित हैं, उत्तर भारत में मिलते हैं, विशेष तौर पर हस्तिनापुर के आसपास। एक दूसरे भी हैं जिन्हें हम लोग नॉर्दर्न पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, उत्तरी काले पॉलिश वाले, ब्लैक पॉलिश, काले पॉलिश वाले मेजबान कहते हैं। ये काले रंग के हैं, इनमें ब्लैक कलर की पॉलिश हुई है। ये दोनों ही लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों से संबंधित हैं, दोनों ही आर्यन कल्चर से संबंधित हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम में क्या होगा, वो आपको बर्तन दे देगा और संस्कृति लिख देगा उसके सामने और कहेगा मैच करिए। जैसे ताम्र पाषाण कालीन है ना, तो उसको आप लिखोगे पेंटेड वेयर, पके हुए बर्तन है वो, मिट्टी के, ना तो पॉलिश्ड है और ना ही उनपे और गिरे रंग के हैं, है ना। उससे पीछे मिलेंगे अर्दन वेयर्स, यानी मिट्टी के बर्तन। उससे पहले अगर पूछे वो नियोलिथिक वगैरह में, या उससे भी पहले मेसोलिथिक वगैरह में, तो कुछ ऐसे मिलेंगे। और आर्यन के समय वो पूछेगा तो आप पेंटेड ग्रेवेयर लिखेंगे, पीजीडब्ल्यू कहते हैं इसे, इसीलिए आर्यन संस्कृति का एक दूसरा नाम पीजीडब्ल्यू संस्कृति भी है, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भी कहते हैं इसे।